हेलो स्टूडेंट, मैं रामेश्वर तांगी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल डायरेक्शन क्लासेज में। आपका इस पहली वीडियो में जो सपोर्ट मिला उसे देखते हुए हमें जो एनर्जी मिली उससे हमें लगा कि हमें आपके लिए कुछ और करना चाहिए और इसी पद्धति में हम अब आपके लिए लेकर आए हैं नई क्लास, उसके लिए नई वीडियो और जो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 प्रश्नावली 1 संख्या पद्धति के बारे में। तो इसके बाद इसे भी आपका हमें उम्मीद है इसे भी उतना ही प्यार मिलेगा जितना प्यार आपने हमारी पहली वीडियो को दिया था और आपका ये प्यार बना रहे उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उससे हमें जो एनर्जी मिलेगी उससे हम आपके लिए ऐसे मोटिवेट होते रहेंगे और आगे अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद। जैसे कि बच्चों आपने देखा है आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 का अध्याय फर्स्ट प्रश्नावली जिसका नाम है संख्या पद्धति। आज हम जानेंगे संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति क्या होती है, संख्या क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं संख्या पद्धति। देखो, हमें संख्या के बारे में जानना है तो हमें संख्या के बारे में जानने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए अंक के बारे में। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे हम, तो हमें संख्या तक पहुंचने से पहले जो हमने पिछली क्लासों में देखा है ये जो हमने पढ़ा है उसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। तो हम इससे पहले जानते हैं अंक के बारे में। वैसे तो आप सभी जानते होंगे अंक के बारे में, तो बताओ मुझे आप अंक किसे कहते हैं। तो हम बात करते हैं अंक की, है ना। तो देखो अंक क्या होता है, अंक तो बता सकता है। अंक डिजिट किसे कहेंगे, अंक क्या होता है अंक। चलो यार लिखता हूँ उससे पता चल जाए आपको। देखो तो ये एक अंक मैं जो संख्या लिखता हूँ या मैं जो यहाँ लिखता हूँ वो क्या है, ये एक अंक है क्या, बिल्कुल है। ये भी एक अंक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे क्या है अंक। ये एक अंक नहीं, तो ये क्या है, ये हमारे पास दो अंकों 0 और 1 दो अंकों से मिलकर बनी संख्या है। आपने कक्षा 8 में देखा होगा, 7 में देखा होगा, आपसे सर पूछते थे बच्चों दो अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो, तो आप क्या लिखते थे 10, क्योंकि इसमें दो अंक है और उससे छोटी संख्या नहीं लिखी जा सकती। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो, तो वो आप ऐसे लिखते थे, ये हमारे पास दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, क्योंकि इससे बड़ी संख्या लिखते तो हमारे पास क्या हो जाता है 100। इसमें कितने अंक आ जाते हैं, 3 अंक आ जाते हैं इसमें। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक संख्या है जो किससे मिलकर बनी हुई है, दो अंकों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, ये हमारे पास एक संख्या है जो किससे मिलकर बनी हुई है, 2 अंक 9 और 9 से मिलकर बनी हुई है। इसी प्रकार से और संख्या हो सकती है। तो हमारे पास अंक तो यही हो सकते हैं। देखो इसमें भी इनमें से कोई एक आया है, यहाँ लिखा है इसमें भी इनमें से कोई एक आया है। पढ़ते टाइम पे तुम जो करते हो 420 करते हो ना, उसमें भी इनमें से कोई एक अंक है, 0 2 4 सब इनमें से मिल जाएंगे। और जैसे तुम्हें पढ़ने के कहते हैं कि पढ़ने बैठ जाओ और तुम क्या हो जाते हो, आगे वही जो आप सोच रहे हो। जैसे आप पढ़ने के आप क्या हो जाते हो, ये भी हमारे पास एक अंक है, ये संख्या है जो हमारे पास 4 अंकों से मिलकर बनी हुई, 9 2 1 और 1। ये सब क्या है, संख्या है। अच्छा और देखो, जैसे हमारे पास हम देखें कोई एक संख्या है जो इस तरह से बनी हुई है, ये भी क्या है, ये भी हमारे पास एक संख्या है। कितने अंकों से मिलकर बनी हुई है, 5 अंकों से। आप कोई सी भी संख्या लिख दो, आप चाहे कोई सी भी संख्या लिख दो, तो आप देखोगे उन सभी संख्याओं में हमारे पास यहां से लेकर यहां तक के ही अंक आते हैं। यहां से लेकर यहां तक के अंकों से लेकर ये सारी संख्याएं बनाई जा सकती है। कोई ऐसी संख्या नहीं जो इनसे नहीं बनती। तो और इनको हमने अंक कहा, तो अंक क्या हुआ, अंक हमारे पास संख्या को लिखने के या व्यक्त करने के मूल चिन्ह हो गए। जैसे आपसे कहा प्लस लिखो,
तो आपके प्लस कितने पे दिमाग में आएगा, ये आप ऐसा लिख दो। तो ये क्या है, ये प्लस जो हम धन कहते हैं, जिसे प्लस कहते हैं, उसे लिखने का एक मूल चिन्ह है। आपसे कहीं माइनस लिखो, गुणा लिखो, भाग लिखो, तो ये क्या हो जाएगी, ये जिस प्रकार से ये हमारे पास गणित की मूल संक्रियाएं होती हैं 4, उसी प्रकार से हमारे पास ये गणित के मूल चिन्ह होते हैं। तो हम इसकी परिभाषा कैसे दे सकते हैं, तो अगर हम परिभाषा देना चाहें ना, हमको समझ में आ गया ना, अंक किसे कहते हैं, जो हमारे पास 0 से लेकर 9 तक होते हैं। नहीं, ये परिभाषा नहीं होगी, ये तो ठीक है, हम व्यवहारिक रूप से बोल सकते हैं 0 से लेकर 9 तक के अंक होते हैं, लेकिन अगर हम परिभाषा देना चाहें तो हम इसको कह सकते हैं कि अंक क्या होते हैं हमारे पास, अंक होते हैं संख्याओं को व्यक्त करने वाले मूल चिन्ह, संख्याओं को व्यक्त करने वाले मूल चिन्ह। तो देखो किस तरह से लिखेंगे, तो हमारे पास अंक क्या हो जाएंगे, अंक हो जाएंगे हमारे पास संख्या को ऐसे लिखते हैं, किसी संख्या को व्यक्त करने के लिए जिन मूल चिन्हों की आवश्यकता होती है, उन्हें अंक कहते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, अंक। 10 मूल अंक होते हैं, मूल अंक कितना होता है टोटल 10, पर वे देखिए अरे 0 इनको एक बार 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 तो 1 और 1 0 1 कितना हो गए 10। तो हमारे पास मूल अंक कितने होते हैं, मूल चिन्ह 10 होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, अंक। अब हमने इन अंकों से मिलकर क्या बनाएंगे, संख्या। तो फिर हम आगे पढ़ते हैं संख्या के बारे में। तो देखो संख्या क्या होती है, तो अब हम बात करते हैं संख्या की। संख्या नंबर किससे कहेंगे, संख्या क्या होती है हमारे पास, क्या कह सकते हैं संख्या के लिए, आपको समय बताएगा, यदि याद है तो कमेंट करके बताओ कि हम संख्या किसे कहते हैं। अभी हमने कुछ संख्या लिखी थी, हमने संख्या को काम जो तुम करते हो 420, जो तुम हो जाते हो 9 2 11, ये क्या है, ये एक संख्या है, ये भी क्या है, ये भी एक संख्या है। आपने इसे संख्या क्यों कहा, क्योंकि ये क्या है, इन मूल चिन्हों का एक समूह बन गया। ये भी हमारे पास मूल चिन्हों का एक समूह है, जिसको हमने गणितीय रूप से व्यक्त कर दिया। मूल अंकों के समूह को हम जिस गणितीय रूप में अभिव्यक्त करते हैं, दर्शाते हैं, दिखाते हैं, वही हमारे पास क्या बन जाती है, संख्या। जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा मूल चिन्ह आ जाए, उनको हम लिख दें, एक साथ लिख दें उनको, तो उनसे क्या बन जाती है, हमारे पास संख्या बन जाती है। तो हम इसको किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं संख्या को, तो हमारे पास संख्या कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। देखो हम लिख सकते हैं इसके लिए अंकों को या मूल चिन्हों के मूल चिन्हों के समूह को, याद रखना हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं समूह, है ना। मूल चिन्हों के समूह को गणितीय रूप से या गणितीय रूप में अभिव्यक्त करने को संख्या कहते हैं।
क्या कहते हैं उसे? संख्या। आप कोई भी अंक दे, मूल चिन्ह दे, उनको आप एक साथ लेके आ जाओ तो क्या बन जाएगी? वो संख्या बन जाएगी। इनमें से कोई सारे अंक लेके आओ, दो तीन अंक एक साथ बिठा दो, उनका एक समूह बना दो, तो क्या बन जाएगी? वो एक संख्या बन जाएगी। ठीक है। पर अब संख्या कितने बना सकते हैं? संख्या तो आपने देखी होगी, संख्या रेखा खींची होगी, तो जब आप संख्या रेखा खींचते हो तो इस तरह से देखते हो उस पर कि यहाँ माइनस इनफाइनाइट तक जाती है, यहाँ अपने पास 0, यहाँ आपके पास इनफाइनाइट तक, तो ये तो हमारे पास असीमित संख्या होती है। अगर इन सभी को मैं बोल में भर दें, जिसमें माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक की सारी संख्या आ जाए, और फिर हमें उनको एक संख्या चुननी हो कि वो संख्या निकालो इसमें से, सबको हटा के उसे निकालने में टाइम लगेगा ना, लगेगा। तो मैं एक काम करते हैं, इनको छोटे छोटे समूह बांट देते हैं कि ये ऐसे एक समूह ये है जिसमें इस प्रकार की संख्या रहेगी, एक बी समूह है जिसमें इस प्रकार की संख्या रहेगी, जिसमें हो सकता है इसकी कुछ संख्या आ जाए, एक सी वाला समूह है जिसमें इस प्रकार की संख्या रहेगी, जिसमें हो सकता है कुछ संख्या इन दोनों की भी आ जाए, और एक डी वाला समूह है जिसमें इस प्रकार की संख्या रहेगी, जिसमें हो सकता है ये सारी संख्या आ जाए, या इनमें से कुछ रह जाए, ये एक ई है कुछ इस प्रकार का। तो हम इस एक ही समूह, एक संख्या का जो समूह था उसे छोटे छोटे भागों में डिवाइड करते हैं। उससे क्या होगा? उससे हमें कोई संख्या ढूंढनी है तो हम ये पता करेंगे ये कौन से वाले में। अब यहाँ तो कुछ पता नहीं कौन सा वाला समूह, कोई समूह ही नहीं है इसका, लेकिन यहाँ पता है कि वो ए में मिल सकती है, तो फिर हम इसमें ढूंढने से, इसमें ढूंढने से और इस वाले में ढूंढने से बच जाएंगे। हम केवल किस में ढूंढ लेंगे? ए वाले में ढूंढ लेंगे। तो एक छोटे समूह में से ढूंढना पड़ेगा तो बड़े आसान से ढूंढ लेंगे। तो इनकी छोटे छोटे समूह बनाने को हम बोलते हैं संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं उन्हें? संख्या पद्धति। तो अब हम किसके बारे में सीखते हैं? संख्या पद्धति के बारे में जानते हैं। देखो संख्या पद्धति की बात की, तो संख्या पद्धति के बारे में लिखते हैं, परिभाषा लिखते हैं इसकी संख्या पद्धति। तो क्या किसे कह सकते हैं संख्या पद्धति? हमारे पास संख्या पद्धति क्या होती है? देखो हम बात करेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति न्यूमेरिकल सिस्टम या नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम देखो क्या होगा मेरे पास संख्या पद्धति, संख्याओं को व्यक्त करने के लिए क्या कह सकते हैं इसके लिए? संख्याओं को व्यक्त करने के लिए जिस पद्धति का उपयोग किया जाता है, जिस पद्धति का उपयोग किया जाता है उसे संख्या पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? संख्या पद्धति। किसे कहते हैं? संख्याओं को व्यक्त करने के लिए जिस पद्धति का उपयोग करते हैं वही क्या कहलाती है अपने पास? संख्या पद्धति, है ना। तो आपने पहले भी देखी होगी संख्या पद्धति, आपने सम संख्याओं का समूह देखा होगा, विषम संख्याओं का समूह देखा होगा, अभाज्य संख्याएं देखी होगी, भाज्य संख्या देखी होगी, परिमेय संख्या देखी, अपरिमेय संख्या देखी। ये सब क्या है? ये एक छोटे छोटे समूह है। किसके? उस संख्या रेखा पर जितने भी हम संख्या लिखते हैं ना, उन सभी संख्याओं को हम छोटे छोटे समूह बांटते हैं, जो जिनकी सभी की अलग अलग विशेषताएं, है ना। तो वैसे कुछ संख्या पद्धति में देखें, और हम फिर सोचते हैं कि हमें इसकी जरूरत कहाँ पड़ी। भाई सारे एक साथ रहेंगे तो उसी में से ढूंढ लेगा। अब हम प्राकृत संख्या को अलग याद रखें, पूर्ण संख्या को अलग याद रखें, पूर्णांक को अलग याद रखें, परिमेय संख्या को अलग याद रखें, अपरिमेय को अलग याद रखें, वास्तविक संख्याओं को अलग याद रखें, लोड बढ़ जाएगा? नहीं। अगर वो सब व्यवस्थित होंगे ना तो अपना काम आसान हो जाएगा, उनमें से किसी एक अंक को ढूंढने में। नहीं आया समझ में कैसे होगा आसान? चलो मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ, वो अपना काम आसान कैसे हो जाएगा।
देखो आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, ये एक अपने जैसा बच्चा है, क्या कर रहा है, स्कूल का टाइम हो गया, पूरे कमरा अस्त व्यस्त फैला रखा है, और स्कूल के टाइम पे मम्मी से बोल रहा है कि मम्मी मेरी तो गणित की किताब भी नहीं मिल रही और पेंसिल भी नहीं मिल रही, ना तो गणित की बुक मिल रही है ना पेंसिल मिल रही है। मम्मी ने कहा अच्छा तो मैं ढूंढूंगा किताब, यहाँ ढूंढे यहाँ ढूंढे यहाँ ढूंढे, कहाँ ढूंढे, तूने तो हर जगह सारी चीज़ें फैला रखी, सबको मिक्स कर दिया, जहाँ किताब होती है वहाँ कपड़े भी हैं, जहाँ कपड़े होते हैं वहाँ किताबें भी हैं, जहाँ बैग होता है वहाँ टूथपेस्ट है, दुनिया की सारी चीज़ें इधर उधर कर रखी है, इनमें कोई मिलना है। तो फिर उसने समझाया उसे कि सारी चीज़ों को व्यवस्थित रखा करो और इन्हें समूह में कैसे रखा करो, इस बात पे जुड़ जाने इतना व्यवस्थित और समूह में रखा करो, मैं बना के रखा करो। उससे क्या होगा, उससे हमें किताबों का एक अलग समूह बनेगा, कपड़ों का एक अलग बनेगा, जूतों का मोजों का एक अलग बनेगा, स्टेशनरी और अन्य वस्तुओं का अलग अलग समूह बनेगा, जैसे कि इसने कर रखा है। अब इसको मान लो गणित की किताब में पेंसिल नहीं मिलती, तो उसने स्टेशनरी के सारे सामान यहाँ रखे हुए हैं, तो ये वो सारा सामान यही ढूंढता, तो इसे बड़े आसान से मिल जाएगी। अब इसे स्टेशनरी सामान को बेड पे ढूंढने की जरूरत नहीं, नीचे फर्श पे ढूंढने की जरूरत नहीं, इसे उन्हें सभी जगह ढूंढने की जरूरत है। इस वजह से क्या हो रहा है, इस वजह से टाइम ज़्यादा लग रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है तो स्कूल जाने में लेट हो गए। अब ये सब जरूरत थी वो चीज़ें, बुक यहाँ से उठा ली और तैयार हो गया 2 मिनट में, और तैयार हो गया तो ये टाइम पे स्कूल पहुँच गए। भागा दौड़ा जा रहा है, जूते पे मैं भूल गया, तो होता है ना साथी, जब इस तरह से अव्यवस्थित चीज़ें होती है तो जल्दबाजी में कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। एक दिन टिफिन भूल गए, एक दिन बोतल भूल गए, एक दिन जूते पहनना भूल गए, एक दिन रिमाइंडर पर भूल गए, सर पूछने पड़ गया है नहीं सर याद है, कुछ याद कहाँ से रहेगा, ऐसा कर रखा था, घर पे छोड़ा है, ठीक है। इसलिए सभी चीज़ों को कैसे रखना चाहिए, व्यवस्थित। इसी प्रकार से हम अंक मान लो, अंक तो संख्या पद्धति तो बहुत बड़ी, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जाती है, तो उसमें तो बहुत सारी संख्याएं जाएंगी। हमें कोई एक अंक ढूंढना हो तो क्या हर बार अंक ढूंढने के लिए इतनी बड़ी संख्याएं खोजेंगे क्या, उनका एक छोटा समूह बना लेते हैं जिसको हम परिभाषित कर दिया, पता रखते हैं कि ये अंक इसमें मिल सकता है, तो उससे एक छोटे वाले समूह को ढूंढ लेंगे, उसमें से ढूंढना आसान हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, संख्या पद्धतियों का उपयोग करते हैं। तो संख्या पद्धति में हमारे पास जो पहले प्रकार की संख्या है ना, वो कौन सी रहेगी, वो रहेगी हमारे पास प्राकृत संख्या। तो हम सबसे पहले ढूंढते हैं प्राकृत संख्याओं का समूह। हम किससे बात करेंगे, प्राकृत संख्याओं का समूह। तो अपने पास अगला आ जाएगा पहला प्रतीक, पहला प्रकार आ जाएगा हमारे पास प्राकृत संख्याओं का समूह। देखो क्या होती है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या इसे बोला जाता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इसे कहेंगे प्राकृत संख्या। वह संख्या जो एक से अनंत तक, एक से अनंत तक जाती हो, या वह संख्या जो एक से अनंत तक हो, क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। जिस संख्या को इसे हम एन से व्यक्त करेंगे, तो एन में क्या क्या जाएगा हमारे पास, यह आ जाएगा हमारे पास 1 2 3, कहाँ तक चला जाएगा इनफाइनाइट। अब देखो जो संख्या लिखा, हमने बहुत सारी संख्या लिखी थी, जीरो भी लिखा था, माइनस की संख्या भी लिखी थी, प्लस की संख्या भी सारी लिखी थी, उसमें हमने भिन्न भी लिखी थी, सब कुछ लिखी थी। नहीं, यहाँ हमारे पास क्या है, केवल एक के बाद अगर अगली प्राकृत संख्या ढूंढनी है तो इसके बीच वाली पोजीशन ढूंढनी है, कहाँ पहुंच जाएंगे 2 पर, फिर इसके बाद अगली इससे बड़ी प्राकृत संख्या 3 से बड़ी प्राकृत संख्या 4, तो अपना काम आसान होगा कि नहीं होगा, तो हम इस तरह से समूह बना लेंगे, है ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, प्राकृत संख्या में क्या कहता है 1 2 3, आगे
इनफाइनाइट तक जाएगा, तो वो तो रुक जाता है रास्ते में। तो ये हमारे पास हो जाएगा जो संख्या 1 से शुरू होती है और कहाँ तक जाती हो, इनफाइनाइट तक जाती है। देखो उसे पूर्ण संख्या, देखो तो दूसरा जो अपने पास समूह बनेगा वो बनेगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। मुझे एक बात बताओ, हमने जो प्राकृत संख्या लिखी थी उस प्राकृत संख्या में क्या सभी मूल चिन्ह आ गए थे क्या? क्या सभी मूल चिन्ह उसके अंदर आ गए थे क्या? प्राकृत संख्या में सारे मूल चिन्ह आ गए थे क्या? मूल चिन्ह हमने कौन कौन से लिखे थे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। लेकिन प्राकृत संख्या अपने कहाँ से शुरू हुई थी? 1 से। तो उसमें कौन सा मूल चिन्ह बाकी रह गया था? 0। इसलिए वो पूर्ण नहीं हो। पूर्ण होने के लिए सारे मान आना चाहिए ना, है ना। पूर्ण का मतलब पूरे पूरे मान, जैसे 99 नंबर है क्या है, तब क्या पूरे नंबर है क्या? नहीं कह सकते ना। वैसे में हमारे पास एक अंक या फिर हम कह सकते हैं एक मूल चिन्ह छोड़ के थे, इसलिए हमने उसे केवल प्राकृत संख्या का पूर्ण संख्या ली गई। लेकिन अगर हम ऐसा करें उसमें 0 भी जोड़ दे, तो अगर हम उसमें 0 भी जोड़ दे तो इस प्रकार से, तो यदि हम तो इसलिए लिख सकते हो ये संख्या हमारे पास क्या रहेगी? संख्याओं का वह समूह, संख्याओं का वह समूह जिसमें 0 से अनंत तक, 0 से अनंत तक की संख्याएं, 0 से अनंत तक की संख्याएं विद्यमान हो। 0 से अनंत तक की संख्याएं हो क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या का समूह कहलाएगा। इसको व्यक्त करेंगे W से, तो W के क्या जाएगा? 0, 1, 2, 3 और कहाँ तक जाएगा? ये अनंत तक जाएगा। इसमें जो अलग से जो अंक दिख रहा है हमें, वो है अपने पास 0। क्या है वो? 0। 0 के साथ अगर हम क्या जोड़ दें? n, तो वो क्या बन जाएगा? हमारे पास W बन जाएगा। ठीक है ना। अगर हम प्राकृत संख्याओं में 0 और लिख दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? W बन जाएगा। ठीक, देखो बात, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे देखो हमारे पास ये संख्या है, हम बात करें प्राकृत संख्याओं में, ये इसके पास देखो, ये हमारे पास कौन सा समूह है जिसमें केवल नेचुरल नंबर है? प्राकृत संख्या 1 है ना। और क्या है इसमें? 1 है इसमें, 1 से बड़ी सारी संख्या है, तो ये हमारे पास प्राकृत संख्या का समूह बन गया। लेकिन अगर हम इसी में क्या करें, देखो इसके पास क्या क्या है? इस समूह में 1 है, 310 है, 5 है, 40 है, 2 है, 71 है, 16 है, 58 है, ये जो भी है ये सब अपने पास क्या है? ये सब है अपने पास नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। अगर हम इसमें क्या और ऐड कर दें, इसमें क्या और डाल दिया हमने? 0 और डाल दिया, तो ये क्या बन गया अपने पास? होल नंबर बन गया। समझ में आ गया है? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो हमने इसे इस तरह से परिभाषित किया है कि अगर हम क्या करें, प्राकृत संख्याओं में 0 और जोड़ दें, प्राकृत संख्याओं में इनमें 0 और जोड़ दें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा W। तो ये हमारे पास पूर्ण संख्या बन जाएगी। अब इसके बाद हम अगला समूह देखते हैं। तो हमारे पास अगला समूह है, जो अगला समूह रहेगा हमारे पास वो रहेगा पूर्णांक। तीसरा जो समूह बनाएगा वो हम बनाएंगे किसका? पूर्णांक। ठीक है, इसे बोलते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर
नंबर। क्या होता है पूर्णांक? अंक तो सारे आ गए, लेकिन संख्या ऋणात्मक भी हो सकती है, वो तो इसमें नहीं। पूर्ण संख्या क्यों कहा हमने? क्योंकि इसमें वो सारे अंक या सारे मूल चिन्ह आ गए जो हो सकते हैं, लेकिन वो फिर भी पूर्णांक नहीं बने। उसके लिए क्या करना होगा? वो ऋणात्मक भी हो सकती है, तो उनको भी जोड़ लो। तो संख्याओं का वर्ग समझो कहाँ से कहाँ तक हो, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक की परिभाषित संख्याओं को, परिभाषित संख्याओं के समूह को, संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक को हम जेड से व्यक्त करेंगे। इसमें क्या किया जाएगा? माइनस इनफाइनाइट, इससे छोटी संख्या जो भी हो सकती है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और कहाँ तक चली जाएगी? इनफाइनाइट से चली जाएगी, है ना। तो इसे ऐसे देखो, देखें अगर हमें पूर्णांक दिखाना हो तो पूर्णांक कैसे बन जाएगा? जैसे इसके पास क्या था, डब्ल्यू तो था ही सही, पूर्ण संख्या। तो अब पूर्ण संख्या में हम और क्या जोड़ लें? अगर हम इस पूर्ण संख्या में माइनस की संख्या और जोड़ दें, पूर्ण संख्या में हम क्या जोड़ दें? ऋणात्मक संख्या और जोड़ दें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये पूर्णांक बन जाएगी। क्या हो जाएगा? पूर्णांक बन जाएगा। देखो क्या दिख रहा है इसमें? जेड। जेड में क्या आ रहा है? जेड में आ रहा है अपने पास 0 आ रहा है, प्लस की संख्या आ रही है, माइनस की संख्या आ रही है, 1 आ रहा है। तो इसमें क्या क्या आ सकता है? 0 प्लस की संख्या, माइनस की संख्या सारी आ जाएगी, उनका समूह क्या बन जाएगा? पूर्णांक बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पूर्णांक हो जाएगा। अब इसके बाद हम अगला समूह देखते हैं। तो अगला समूह है अपने पास पूर्णांक के बाद वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या इसे बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर, वास्तविक संख्या रियल नंबर होता क्या है वो देखो। संख्याओं का वह समूह, इसके लिए क्या कह सकते हैं कि संख्याओं का वह समूह जो परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या से मिलकर बना हो। क्या कहलाएगा? उसे क्या कहता है? उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? वास्तविक संख्या। तो इसे हम किससे? आर से व्यक्त करेंगे। तो आर का मान क्या जाएगा अपने पास जो समूह बनेगा आर वाला वो ऐसे बन जाएगा। आर में क्या जाएगा? परिमेय संख्या भी आ जाएगी और अपरिमेय संख्या भी आ जाएगी, रेशनल नंबर भी आ जाएगा और इरेशनल नंबर भी आ जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा? ये संख्याओं का सबसे बड़ा समूह बन जाएगा जिसमें सब कुछ आ गया। संख्या रेखा पर हम जितनी भी संख्याएं दर्शा सकते हैं ना, वो सारी संख्याएं इसके अंदर आ चुकी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे अब परिमेय संख्या कैसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या कैसे कहते हैं, और हम कैसे पता करेंगे ये परिमेय है और ये अपरिमेय है ना। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानने के लिए आप देखिए नेक्स्ट क्लास। ठीक है, इनके बारे में जानेंगे और अपनी प्रश्नावली में जो क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।